हेलो एवरीवन, आज है 12 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हिंदुस्तान जिंक के बारे में। देखिए, हिंदुस्तान जिंक का जो शेयर है वो लगातार गिरता जा रहा है और दोबारा ये 300 रुपये के नीचे जा चुका है। देखिए, जब भी ये 300 रुपये के नीचे गया है, 290 से 300 के आसपास जब भी गया है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट वहाँ पर बना है और बाउंस बैक देखने को मिला है। वीडियो में बातचीत करेंगे कि अभी क्या पोजिशन बन रही है, क्या ये वापस बड़ी रफ्तार की तरफ जाएगा या फिर भैया और बड़े करेक्शन देखने को मिलेंगे। देखिए, वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो हिंदुस्तान जिंक का शेयर 299 रुपये का है। आज हल्की सी गिरावट है। पिछले एक महीने में अगर आप देखोगे तो लगातार ये नीचे की तरफ गिर रहा है, तकरीबन 4% की गिरावट है। इस बीच जो हाई था वो 312 रुपये का था और देखो, कोई बहुत बड़ा करेक्शन एक झटके में नहीं बन रहा है, ये ना धीरे धीरे करके जा रहा है, पता भी नहीं चल रहा है। रोज़ 1% से लेकर आधे % की गिरावट देखने को मिल रही है। बहुत ही मिनिमम गिर रहा है, लेकिन गिरावट एक्चुअली में देखा जाए तो पिछले एक हफ्ते में ज़्यादा देखने को मिली है। पिछले एक साल की अगर हम बात करेंगे तो पिछले एक साल के अंदर यहाँ पर 6.5% का ग्रोथ है, लेकिन अगर इसमें हम डिविडेंड को काउंट करेंगे तो पैसा तो अच्छा खासा बना है यहाँ पर। अब देखिए, 250 रुपये के लेवल पे था, बढ़िया तेज़ी बनी थी, लगातार भागता चला गया, 375 से भी ऊपर चला गया था ये शेयर। उसके बाद करेक्शन आया वापस, जैसे कि मैंने कहा कि 295 पे गया, फिर बाउंस बैक आ गया, फिर वापस 295 पे गया, वापस बाउंस बैक आ गया और अब वापस वहीं पर जा रहा है। और देखा जाए तो ये जो बीच बीच में ये जो बाउंस बैक आए थे ना, उसकी वजह ये थी, ये देखो यहाँ से 295 के उसके रुपए के आसपास पहले भी गया था, लेकिन बाउंस बैक आने की वजह थी एक बड़ा डिविडेंड इन्होंने अनाउंस किया था, जिसके चलते तेज़ी आई। लेकिन डिविडेंड की जैसे डेट आ गई तो उस हिसाब से प्राइस एडजस्ट होता भी हमें नज़र आ गया यहाँ पर, तो वापस से गिर गया ये शेयर और अभी ये अटका है यहाँ पर इसी रेंज के आसपास। अपडेट यहाँ पर ये है कि जो CRISIL ने इनका जो आउटलुक है उसको स्टेबल रखा है और इनकी जो रेटिंग है वो AAA रखी गई है। AAA की रेटिंग दी गई है, जो कि अच्छी रेटिंग है, खराब रेटिंग नहीं है इनके बैंक लोन की। कंपनी में अगर आप देखो तो एक दिक्कत यहाँ पर ये भी है कि वेदांता इनके प्रमोटर है। हिंदुस्तान जिंक में वेदांता प्रमोटर है, जिनके पास 64.92% का स्टेक है। और वेदांता ने भैया पैसा वेदांता को चाहिए था, क्योंकि वेदांता के ऊपर कर्जा है और वेदांता को कई सारी रीपेमेंट्स करनी है। जो पैसा इन्होंने बाजार से उठाया है उसके रीपेमेंट्स वगैरह करनी है, तो वेदांता पैसा जुटा रहा है। तो उसके लिए एक तरीका उन्होंने ये भी निकाला कि हिंदुस्तान जिंक के जो शेयर थे उसको गिरवी रख दिए। और अभी यह है कि एंटायर होल्डिंग, ऑलमोस्ट सारी की सारी होल्डिंग इन्होंने गिरवी रखी हुई है। और अभी इसी साल अगर आप देखो तो हिंदुस्तान जिंक में से डिविडेंड के फॉर्म पर वेदांता ने बहुत सारा पैसा निकाल भी लिया है। देखिए, प्लान वेदांता का यही था कि जो हिंदुस्तान जिंक को ना अपना वेदांता लिमिटेड का इंटरनेशनल जिंक असेट्स है उसको $3 बिलियन में बेच दिया जाए, लेकिन सरकार की भी बहुत बड़ी हिस्सेदारी है हिंदुस्तान जिंक में, तो सरकार ने ये होने नहीं दिया। तो वेदांता अब क्या, मतलब रास्ता क्या बचा वेदांता के पास, क्योंकि पैसा तो चाहिए उनको। तो डिविडेंड के फॉर्म में बहुत सारा पैसा निकाला हिंदुस्तान जिंक से, तकरीबन 10,000 करोड़ रुपए सिर्फ डिविडेंड से निकाल लिए इन्होंने। और दूसरी बड़ी बात, कुछ शेयर्स इनके पास है भैया, प्रमोटर तो यही है, तो बहुत सारे शेयर ऑलरेडी इनके गिरवी थे, अभी और शेयर्स गिरवी रखे और अभी ऑलमोस्ट सारी की सारी होल्डिंग जो है हिंदुस्तान जिंक की वो गिरवी रख दी है इन्होंने और पैसा जुटाया है। तो ये हिंदुस्तान जिंक के लिए ये एक चीज़ नेगेटिव है, क्योंकि प्रमोटर्स को पैसों की ज़रूरत है और उसके लिए इन्होंने भैया हिंदुस्तान जिंक को पूरा खाली कर दिया। मतलब ये है कि डिविडेंड से बहुत सारा पैसा निकाल लिया, इनके शेयर्स गिरवी रख दिए, तो ये दिक्कत है यहाँ पर। और तो और अगर आप देखोगे तो इसका जो मार्केट कैप है वो अच्छा है, 1,27,000 करोड़ से भी ज़्यादा का इसका मार्केट कैप है। करंट रेशियो भी अच्छा है, 3.94 का है और लो डेट टू इक्विटी रेशियो 0.09 का है, जो कि अच्छा है, यहाँ पर काफ़ी बेटर है ये। देखिए, डिविडेंड बहुत अच्छा पे कर रहा है, ये काफ़ी अच्छा डिविडेंड पे कर रहा है। उसका एग्जाम्पल आप यहाँ से मतलब समझ लो कि इस साल इसने पहले 13 रुपये का पे किया, फिर 26 रुपये का पे किया, कुल मिलाकर 39 रुपीज़ का डिविडेंड ये पे कर चुका है इस साल, और अभी भी शायद 1-2 बार और पे कर सकता है क्वार्टरली रिजल्ट्स के साथ जब भी आएंगे तब। तो ये एक बड़ी बात है। और देखो, डिविडेंड ज़्यादा पे करने का एक रीज़न भी ये है कि वेदांता को भी पैसों की ज़रूरत है और वेदांता यहाँ पर प्रमोटर है, तो डिविडेंड का जो बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो वेदांता की जेब में जाता है, जिसका वो इस्तेमाल करते हैं अपने कर्जे को चुकाने के लिए। तो वेदांता यहाँ पर सबसे बड़ा बेनिफिशियरी है। हालांकि इससे पहले भी पिछले साल भी अगर आप देखो तो अच्छा पे किया था, पहले 21 रुपये का पे किया था,
फिर 15 रुपये 50 पैसे का पे किया था, और 2021 में तो और ज़्यादा पे किया था इन्होंने। तो डिविडेंड बहुत अच्छा पे हो रहा है यहाँ पर। और कंपनी की अगर मैं बात करूँ तो देखो 2021 और 22 फाइनेंशियल ईयर जो था वो काफ़ी अच्छा था कंपनियों के लिए, खास करके मेटल कंपनियों के लिए, केमिकल कंपनियों के लिए भी, क्योंकि चाइना लॉकडाउन में था, जो डिमांड थी वो भारत की तरफ लौट आई थी। लेकिन अभी क्या हुआ, जैसे ही चाइना खुल गया तो वहाँ पर डिमांड में श्रिंक आना शुरू हुआ, जिसकी वजह से जो रेवेन्यू पहले 10-10 हज़ार करोड़ के क्वार्टरली हुआ करते थे वो गिरना शुरू हो गया। सितंबर में 8,336 करोड़ रहे, 7,865 करोड़ दिसंबर में रहे, मार्च में थोड़ा सा इंक्रीज आया ज़रूर 8,500 करोड़ का, जो कि अच्छा है। लेकिन उम्मीद करेंगे कि भैया अब ये और बढ़ता नजर आए, क्योंकि चाइना भैया अब फुल फ्लेज में खुल रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रेशर बनेगा इनके रेवेन्यू के ऊपर, इनके प्रॉफिट्स के ऊपर। जो प्रॉफिट 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार करोड़ के निकल गए थे क्वार्टरली, वो बाद में 2,600 करोड़ पर पहुंचे, 2,100 करोड़ पर पहुंचे, अभी लास्ट क्वार्टर में 2,585 करोड़, जो कि कम है, बढ़ना चाहिए ये। और जहाँ तक बात करी जाए कंपनी में शेयर होल्डिंग को लेकर, तो जैसे कि मैंने कहा प्रमोटर यहाँ पर कौन है, वेदांता है। मार्च क्वार्टर में भले ही वेदांता की 87.50 मतलब जो हिंदुस्तान जिंक की 87.59% का स्टेक गिरवी था, लेकिन जब जून में अपडेट होगा तो ये ऑलमोस्ट सारा का सारा शेयर्स गिरवी आपको नजर आएगा, क्योंकि बहुत सारे शेयर्स इन्होंने गिरवी रखे हैं अभी इस क्वार्टर में और पैसा उठाया है बाजार से। पब्लिक के पास 1.79% की होल्डिंग है, डीएल्स बड़ी क्वांटिटी में, और डीएल्स में यहाँ पर है कौन, सरकार है। ये जो 29.55% की जो होल्डिंग यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है वो गवर्नमेंट की है यहाँ पर, वरना एफआईएस कुछ खास नहीं है यहाँ पर। 0.80% की होल्डिंग एफआईएस लेकर बैठे हैं। म्यूचुअल फंड के पास भी कुछ खास नहीं है, 0.06% की ही होल्डिंग है। इंश्योरेंस के पास अच्छी होल्डिंग है 2.88%, लेकिन यहाँ पर डीएल्स में गवर्नमेंट है। और देखो सरकार अपनी होल्डिंग कम करेगी, सरकार ने बोला भी था कि भैया हम अपनी होल्डिंग कम करने वाले हैं, तब बोला जब हिंदुस्तान जिंक के शेयर में गिरावट आना शुरू हुई, क्योंकि वेदांता ने बोला कि देखो भैया अगर ये वेदांता का इंटरनेशनल जिंक का असेट बिजनेस नहीं खरीदेंगे तो हिंदुस्तान जिंक का शेयर गिरता चला जाएगा। उनके स्टेटमेंट के चलते काफ़ी ज़्यादा गिरावट आई। फिर बाद में सरकार ने भी मतलब गवर्नमेंट ने भी खुलकर आके बोला था, इसका विरोध किया था कि देखो आपने इस तरीके से बोला, अब शहर में इस तरीके का भूचाल देखने को मिल रहा है। उसकी आलोचना सरकार ने भी करी थी इसको लेकर। तो अभी टसल तो है दोनों में। और दूसरी बड़ी बात यहाँ पर यह भी है कि सरकार ने कहा कि देखो हम तो अपनी हिस्सेदारी बेचने वाले ही थे यहाँ पर, लेकिन अब हमको प्राइस अच्छा मिल नहीं रहा, तो अब हम इंतज़ार करेंगे अच्छा प्राइस मिलने का। और देखो वेदांता भी चाहता है कि गवर्नमेंट अपनी होल्डिंग को कम कर दे, ताकि वो अपने फैसले खुद ले पाए और काफ़ी स्ट्रांगली ले पाए। अगर सरकार की होल्डिंग कम होगी तो याद रखिए ये वेदांता के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज होगा, इवन हिंदुस्तान जिंक के लिए भी बहुत बड़ा एडवांटेज होगा, क्योंकि तब आपको तेज़ी देखने को मिल जाएगी। तो देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन सरकार अभी तो इतनी जल्दी बेचेगी नहीं अपना हिस्सा यहाँ पर। और अगर बोला भी था उन्होंने कि देखो हम एक झटके में नहीं बेचेंगे, हम 2-3 ट्रांजेस में ये बेचेंगे, एक साथ सब कुछ नहीं बेचेंगे, और तभी बेचेंगे जब अच्छा प्राइस मिल रहा होगा। तो देखो गिर तो रहा है, अगर थोड़ा सा और गिरेगा खरीदारी के मौके बनेंगे, क्योंकि जब ऊपर जाएगा तो सरकार बेचने का प्लान ज़रूर करेगी यहाँ पर। हिंदुस्तान जिंक कंपनी अच्छी है, लेकिन चाइना खुल रहा है, दिक्कत यहाँ पर ज़रूर है। और देखो मेटल कंपनियों में रिस्क होता है, और आपको उस रिस्क को समझना चाहिए कि भैया क्या रिस्क है यहाँ पर ख़रीदारी करने से पहले। ओवरऑल कंपनी अच्छी ज़रूर है, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि सपोर्ट नज़र आ रहा है। इससे पहले भी अगर आप देखो तो जब भी ये 295 रुपये के आसपास गया है, एक सपोर्ट बना है, वहाँ से बाउंस बैक आया है। तो अगर 295 रुपये के आसपास जाता है, एटलीस्ट उस लेवल को अगर इंटैक्ट रहता है तो तेज़ी देखने को मिलेगी। अगर आपके पास है तो रखे रहो, बेचने की ज़रूरत नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए मुझे उतना ख़राब नहीं लगता है ये शेयर, लेकिन हाँ फ्रेश बाइंग की जहाँ तक बात है, मुझे लगता है कि थोड़ा सा और करेक्शन अगर यहाँ पर बनता है तो खरीदारी के मौके आपको नज़र आ सकते हैं नीचे के लेवल पर। रिस्की उतना ज़्यादा मुझे नहीं लगता है, लेकिन हाँ डिविडेंड से बहुत सारा पैसा निकलेगा। वेदांता की हालत जब जब ख़राब होगी, इसकी भी हालत ख़राब होती नज़र आ सकती है तब तक। इसके अलावा लास्ट में इतना कहूँगा कि एनालिसिस के लिए जिस पोर्टल का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ट्रेड ब्रेन्स, अगर आप भी इसको यूज़ करना चाहते हैं तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आप मेरा कूपन कोड HSA20 का इस्तेमाल करोगे तो आपको 20% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। कई सारे बढ़िया फीचर्स हैं इस पोर्टल में, जहां पर आप एक क्लिक में फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग पेनी स्टॉक को ढूंढ सकते हैं, डेट फ्री कंपनियों को ढूंढ सकते हैं, डिविडेंड अच्छा पे करने वाली कंपनी को ढूंढ सकते हैं। इसके अलावा जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो कहाँ पर अपना पैसा लगा रहे हैं, वो सब कुछ उनका पूरा पोर्टफोलियो प्रोफाइल आप चेकआउट कर सकते हैं।
तो नज़र रखिएगा और लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके चेकआउट करना मत भूलिएगा। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और हिंदुस्तान जिंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।